हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को विभाग के बारे में बताया था कि विभाग क्या होता है और विभागीय संगठन के आधार कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को लोक निगम पब्लिक कॉरपोरेशन बताने जा रहा हूं, जो आपके बीए थर्ड ईयर सेकेंड पेपर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट थर्ड से लिया गया है, पब्लिक कॉरपोरेशन। तो आइए चलते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन की तरफ। पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है? निगम शब्द कॉरपोरेशन यानी कि निगम अंग्रेजी शब्द कॉरपोरेशन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है, कॉरपोरेशन का अर्थ होता है निरंतर प्रगतिशील व्यापारिक संगठन। निरंतर प्रगतिशील व्यापारिक संगठन। कॉरपोरेशन का मतलब होता है निरंतर प्रगतिशील व्यापारिक संगठन, अर्थात एक ऐसा संगठन जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया हो और जो प्रगति के पथ पर निरंतर प्रयत्नशील हो, जो हमेशा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता रहता है। उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए व्यापारिक क्रियाकलाप करता रहता है। तो जो निगम है, जो निगम है, यह लोगों के लिए स्थापित की गई संस्था होती है। लोगों को सुविधाएं देने के लिए स्थापित की जाती है, लोगों को सेवाएं देने के लिए स्थापित की जाती है। उसके बदले में लोगों से शुल्क लिया जाता है। तो व्यावसायिक क्षेत्रों में लोक निगम का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में हुआ था। हालांकि लोक निगम का इसके पूर्व प्रयोग ब्रिटेन में हो चुका था, लेकिन व्यापक अर्थ में नहीं किया गया था। लेकिन व्यापक अर्थ में लोक निगम का प्रयोग अमेरिका में किया गया था। व्यापक रूप से लोक निगम का प्रयोग किया गया था। वहाँ संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के विकास के बाद औद्योगिक व व्यापारिक निगमों का विकास हुआ। इन निगमों की सफलता से प्रोत्साहित होकर अमेरिकी सरकार ने इन्हीं के आदर्शों पर सरकारी निगमों का निर्माण किया। यानी कि पहले अमेरिका में संयुक्त पूंजी कंपनियां कार्य करती थीं व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लेकिन फिर बाद में वही किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लोक निगम में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह से ब्रिटेन में भी लोक निगमों की स्थापना होती है और लोक निगम के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और हमारे भारत में हम देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश काल में कोई लोक निगम नहीं था। भारतीय प्रशासन में सिर्फ 1934 में आरबीआई की स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, और यही एक लोक निगम था। ब्रिटिश प्रशासन अपने विभागों के माध्यम से समस्त कार्यों को संपादित करता था। यानी कि ब्रिटिश काल में लोक निगम का अस्तित्व नहीं था। वह अपने विभाग के माध्यम से, विभिन्न विभाग जो थे, उन्हीं विभागों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार कार्य करती थी। लेकिन 1947 के पश्चात जब भारत को आज़ादी मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली, 1947 के पश्चात भारतीय सरकार ने समय समय पर अनेक लोक निगमों की स्थापना करना शुरू किया। जैसे कि 1934 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। यह स्वतंत्रता पूर्व का निगम है। स्वतंत्रता पश्चात हम देख सकते हैं 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। भौगोलिक आधार पर इसकी स्थापना की जाती है। दामोदर घाटी निगम, उसका विकास करने के लिए, उस क्षेत्रीय विकास करने के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की जाती है। औद्योगिक वित्त निगम 1948 में ही औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की जाती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन 1953 में इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन की स्थापना की जाती है। इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन की स्थापना की जाती है। इसी तरह से देख सकते हैं 1926 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की जाती है।
1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की जाती है। फिर 1964 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की जाती है, यानी कि समय समय पर भारत सरकार के द्वारा विभिन्न निगमों की स्थापना की गई व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो निगम की स्थापना कैसे की जाती है? जो निगम होता है, कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना संसद के द्वारा की जाती है। संसद के द्वारा केंद्रीय निगमों की स्थापना संसद के द्वारा की जाती है और राज्य के निगमों की स्थापना राज्य के विधान मंडल के द्वारा की जाती है। विधान मंडल के द्वारा की जाती है इसकी स्थापना, यानी कि एक अधिनियम बनाकर संसद के द्वारा या राज्य विधानसभाओं के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा एक अधिनियम बनाकर निगम की स्थापना की जाती है। इस निगम की स्थापना एक अधिनियम के अंतर्गत होती है और इन अधिनियमों में उपक्रमों की स्थापना से लेकर उनके प्रबंधन, संचालन, कार्यक्षेत्र आदि की व्याख्या की जाती है। जो निगम होता है यह एक प्रकार का सूत्र अभिकरण होता है, लाइन एजेंसी होती है, जिसे अत्यधिक प्रशासकीय और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अत्यधिक प्रशासकीय और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है, परंतु सार्वजनिक निगमों पर कार्यकारी और विधायी नियंत्रण भी होता है। ऐसा नहीं है कि निगम को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया जाता है। निगमों के ऊपर कार्यपालिका का भी नियंत्रण होता है और विधायिका यानी कि संसद का भी नियंत्रण होता है। आइए निगमों की परिभाषा को देखते हैं कि निगम की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेशन? परिभाषा, हमने तो निगम समझ लिया कि निगम क्या होता है। निगम संसद या राज्य विधानसभाओं के द्वारा स्थापित की गई संस्था होती है, अधिनियमों के द्वारा स्थापित की गई संस्था होती है और इस अधिनियमों में निगम के कार्यक्षेत्र, निगम के उद्देश्य, निगम की संरचना सब कुछ दे दी गई होती है और निगम इसी अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करती है। निगम जो होता है वह एक व्यापारिक संस्था होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, यह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम क्या है? यह भी एक निगम है। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम यह भी एक निगम है। और इसी तरह से भारतीय खाद्य निगम वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के निगमों की स्थापना भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। निगम क्या होता है? निगम की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है, जिसमें मार्शल ई डिमाक का कहना है, मार्शल ई डिमाक, मार्शल ई डिमाक, मार्शल ई डिमाक का कहना है कि सार्वजनिक निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी विशेष व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी संघीय, राज्य या स्थानीय कानून के द्वारा की गई हो। फिफनर, फिफनर की परिभाषा को देखते हैं। फिफनर का कहना है कि निगम एक ऐसा निकाय है जिसकी रचना अनेक व्यक्तियों को एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए की जाती है। अर्नेस्ट डेविज का कहना है, अर्नेस्ट डेविज, अर्नेस्ट डेविज का कहना है कि सार्वजनिक निगम सरकारी सत्ता द्वारा निर्मित व संयुक्त निकाय है। सरकारी निगम सरकारी सत्ता द्वारा स्थापित वह संयुक्त निकाय है जिसकी शक्तियों और कार्यों को परिभाषित कर दिया जाता है और जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है। इसी तरह से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। रूजवेल्ट का कहना है कि सार्वजनिक निगम सरकारी शक्ति से आच्छादित होता है। सार्वजनिक निगम सरकारी शक्ति से आच्छादित होता है, परंतु उसमें व्यक्तिगत उद्यम की लोचशीलता और पहल रहती है। इसी तरह से डॉक्टर एम.पी. शर्मा को हम ले लेते हैं। डॉक्टर एम.पी. शर्मा, डॉक्टर एम.पी. शर्मा भारत में लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर थे। यह पहले प्रोफेसर थे लोक प्रशासन विषय के। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा कहते हैं कि विधि के दृष्टि से निगम एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, अर्थात एक ऐसा निकाय होता है जिन्हें विधि द्वारा एक व्यक्ति की भांति कार्य करने की मान्यता तथा सुविधा प्रदान कर दी जाती है। यानी कि एक व्यक्ति के रूप में अनेक व्यक्तियों का एक समूह बना दिया जाता है जिसको एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। कार्य करने की सुविधा भी प्रदान कर दी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि निगम क्या होता है? सरकार द्वारा
स्थापित एक संस्था होती है। किसके लिए? व्यापार के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए। क्योंकि जब तक व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी तब तक देश की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार को अपनी आय बढ़ाने के लिए यह सरकार संसद के द्वारा या राज्य विधानसभाओं के द्वारा निगम की स्थापना कर देती है। अधिनियम, इनके अधिनियमों के अंतर्गत निगम की स्थापना कर देती है। उस निगम का उद्देश्य क्या होता है? व्यापारिक होता है, व्यापार करना होता है, जिसको कि हम आपको विशेषताओं के अंतर्गत बताएंगे कि निगम का स्वरूप और अधिक स्पष्ट हो जाएगा जब हम निगम की विशेषताओं की ओर अवलोकन करेंगे। आइए हम चलते हैं निगम की विशेषताओं के ओर। विशेषताएं निगम की क्या है? निगम की पहली विशेषता है राज्य का स्वामित्व। निगम के ऊपर किसका स्वामित्व होता है? राज्य का होता है। यानी कि निगम दो प्रकार से स्थापित किए जाते हैं, एक राज्य के द्वारा और एक संघ के द्वारा या केंद्र के द्वारा। तो जो केंद्र के द्वारा स्थापित किए जाते हैं उस पर केंद्र का नियंत्रण होता है, जो राज्य के द्वारा स्थापित किए जाते हैं उस पर राज्य का नियंत्रण होता है। जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, यह राज्य के द्वारा स्थापित संस्था है, यह राज्य के द्वारा स्थापित निगम है, तो इसके ऊपर किसका नियंत्रण होगा? राज्य सरकार का होगा। इसी तरह से भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि जितने भी निगम होते हैं, इंडियन एयरलाइंस निगम, ये सारे जितने भी अधिनियम होते हैं इस पर जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है या केंद्रीय संसद के द्वारा स्थापित किया जाता है उस पर केंद्र का नियंत्रण होता है। तो राज्य का स्वामित्व इस पर होता है, क्योंकि राज्य ही दिशा निर्देश देती है, यानी कि सरकार ही दिशा निर्देश देती है। इन निगमों को कार्य करने के लिए संसद के द्वारा, राज्य के विधानसभाओं के द्वारा इन निगमों के बारे में विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, निगमों को आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, परिनियमावली निगमों के लिए तैयार की जाती है। तो निगमों पर राज्य का स्वामित्व होता है, क्योंकि यह राज्य के द्वारा स्थापित संस्था होती है, विधि द्वारा स्थापित। इस पर राज्य का स्वामित्व होता ही है। साथ ही साथ राज्य इसको क्या करती है? ऐसे ही नहीं बना देती है, केवल आदेश के द्वारा नहीं निगम की स्थापना कर देती है, केवल कार्यपालिका अपने आदेश के द्वारा निगम की स्थापना नहीं कर देती है, बल्कि कार्यपालिका जो होती है उस निगम का जो विधेयक होता है, निगम संबंधी विधेयक होता है, वह विधानसभा में पारित करती है या केंद्र की सरकार संसद में रखती है और संसद के 2/3 बहुमत से वह पारित हो जाता है। तो यह विधि द्वारा स्थापित निकाय होता है। और विधि द्वारा स्थापित निकाय का मतलब संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से इसकी स्थापना की जाती है या राज्य की विधानसभाओं के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और एक कानून बना दिया जाता है, अधिनियम बना दिया जाता है। इस अधिनियमों में निगम की सारी संरचना स्पष्ट की जाती है, निगम की जितने भी अधिकारी होते हैं, कार्य और शक्तियाँ स्पष्ट कर दी जाती हैं। तो यह विधि के द्वारा स्थापित संस्था होती है। वित्तीय स्वायत्तता, इन निगमों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाती है। फंडिंग, यानी कि जो इनकी वित्तीय स्वायत्तता है, इनको वित्तीय पूर्ण रूप से वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता का मतलब यह होता है कि अपने व्यापारिक क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के लिए कानून बना सकते हैं, कहीं धन लगाना हो, किसी जगह इनको धन लगाना हो तो यह धन भी लगा सकते हैं। धन को लगाने के लिए यह सरकार का मुंह नहीं देखते हैं, सरकार का मुंह नहीं देखते, धन लगाने के लिए यह सरकार का मुंह नहीं देखते हैं। किसी से संविदा करना हो, समझौता करना हो तो यह समझौता कर सकते हैं, या कहीं संपत्ति खरीदनी हो तो यह संपत्ति खरीद सकते हैं, यानी कि संपत्ति खरीदने का भी अधिकार इनको होता है। और इसके अलावा यह किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, यानी कि जो निगम को क्षति पहुंचाता है उसके ऊपर यह मुकदमा कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति भी निगमों के ऊपर मुकदमा कर सकता है। यदि निगम से व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, यदि निगम से व्यक्ति को कोई समस्या उत्पन्न होती है या व्यक्ति को कोई क्षति होती है तो एक व्यक्ति के रूप में निगम अभियुक्त बनाया जा सकता है, निगम अभियुक्त बनाया जा सकता है और व्यक्ति निगमों पर मुकदमा दायर कर सकता है। तो इस तरह से इनको पूर्ण रूप से वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है, यह उत्तर प्रदेश अपने भाड़े में वृद्धि करना चाहता है, भाड़े में वृद्धि करना चाहता है। भाड़े में यदि यह वृद्धि करना चाहता है तो यह सरकार से नहीं पूछेगा, यह सरकार से नहीं पूछेगा, बल्कि खुद ही यह तय कर लेगा कि भाड़ा कब या किराया कब घटाना है, कब बढ़ाना है, किराया कब घटाना है, कब बढ़ाना है। या फिर बसों का अनुबंध करना होता है तो बसों का अनुबंध यह स्वयं कर लेती है निगम।
स्वयं कर लेती है, सरकार से इसकी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह स्वायत्त निकाय हो जाती है। यह सब कुछ अपने विवेक के अनुसार अपने लाभ की दृष्टि से कार्य करती रहती है। तो इस तरह से जो निगम होता है वह एक स्वायत्त संस्था होती है। चौथा हम देखते हैं कर्मचारियों के संबंध में स्वायत्तता। निगमों में कर्मचारियों के संबंध में स्वायत्तता प्रदान होती है। निगमों को कर्मचारियों के संबंध में भी स्वायत्तता प्रदान की जाती है। यह अपने निगम के अंतर्गत विभिन्न कर्मचारियों की भर्ती कर सकते हैं, विभिन्न संवर्ग की भर्ती कर सकते हैं, कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं और उनका पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकते हैं। इनका जो सेवा पर नियमावली होती है निगम के अनुसार होती है, सरकार के द्वारा नहीं होती है, निगम के अनुसार होती है। तो कर्मचारियों के संबंध में भी कर्मचारियों के संबंध में भी निगम विभिन्न सेवा शर्तें बना सकती है। जैसे हम देख सकते हैं कि LIC अपने कर्मचारियों की भर्ती करती है, और हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में अपनी भर्तियां खुद करती है और कर्मचारियों की सेवा शर्तें खुद निर्धारित करती हैं। तो कर्मचारियों के संबंध में भी इनको स्वायत्तता प्रदान की जाती है। निगमों की स्थापना एक विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती है। निगमों की स्थापना एक विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। वह उद्देश्य क्या होता है? व्यापारिक उद्देश्य होता है, यानी कि लाभ की दृष्टि से इनकी स्थापना की जाती है। व्यापारिक उद्देश्य होता है और इनका कार्य केवल होता है व्यापारिक हितों की पूर्ति करना, लाभ अर्जित करना। इनका यही उद्देश्य होता है और केवल यही कार्य करती हैं, और इसके अलावा यह कोई कार्य नहीं कर सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम केवल परिवहन संबंधित कार्य कर सकती है और कोई कार्य नहीं कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम यह केवल केवल बीमा संबंधी कार्य कर सकती है। भारतीय खाद्य निगम यह खाद्य संबंधी कार्य कर सकती है और कोई कार्य नहीं कर सकती। यानी कि यह इनके जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, इनकी जो कार्य की प्रकृति निर्धारित की गई है, यह उद्देश्य और कार्य की प्रकृति से हट नहीं सकते हैं, वो उसको त्याग नहीं सकते हैं, बल्कि जो कार्य इनको सौंपे गए हैं संसद के द्वारा, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, वह कार्य करते रहते हैं। इस निगम का प्रशासन किसके द्वारा होता है? निदेशक मंडल के द्वारा होता है, सरकार के द्वारा नहीं होता है। सरकार तो निगमों की स्थापना करके उनको स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है और उसके ऊपर एक निदेशक मंडल होता है। निदेशक मंडल के द्वारा ही निगमों का प्रबंध किया जाता है। और इस निदेशक मंडल में जो सदस्य होते हैं या जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा कर दी जाती है। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा कर दी जाती है। और दैनिक कार्यों का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल के ऊपर होता है। निदेशक मंडल दो प्रकार का हो सकता है। एक नीति निर्माण संबंधी मंडल हो सकता है, एक क्रियान्वयन संबंधी मंडल हो सकता है। जो नीति निर्माण संबंधी मंडल होता है वह केवल निगम के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नियम बनाते हैं। जो कार्यान्वयन मंडल होता है वह उनको क्रियान्वित करता है, नीतियों को क्रियान्वित करता है। तो निदेशक मंडल के द्वारा की जाती है, इनका प्रबंध निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी सदस्य हो सकते हैं। और इनको नीतिगत मामलों में, वित्तीय मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती है और यह सरकार के प्रति या संसद के प्रति या राज्य के विधानसभाओं के प्रति जवाबदेह होती है। और सरकार को वार्षिक रिपोर्ट और लेखा जोखा भी इनको देना होता है। इस निगम को सरकार को वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत करना होता है। जैसे कि समय समय पर जब बजट पारित होता है भारत का, तो जब भारत में बजट पारित होता है तो बजट प्रक्रिया के समय हर निगम अपने वार्षिक आय व्यय का विवरण अपने मंत्री को या सरकार को प्रस्तुत करते हैं। जो निगम होता है यह संसद या विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि संसद के सदस्य जो होते हैं वह निगमों के मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। जो निगम के मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्री को देना होता है। संसद में मंत्रियों की कार्यशैली के ऊपर या निगमों की कार्यशैली के ऊपर अच्छी खासी बहस भी होती है। तो निगम का जो मंत्री होता है या निगम की जो कार्यशैली होती है, निगम की कार्यशैली को लेकर संसद में बहस भी होती है, उसको सुधार करने के लिए प्रयास भी किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निगम एक शुद्ध रूप से सरकार के द्वारा या विधि द्वारा स्थापित व्यापारिक और स्वायत्त निकाय होती है, जो अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करती रहती है। आइए अब लोक निगम के प्रकार देखते हैं कि लोक निगम कितने प्रकार के होते हैं। लोक निगम 3 प्रकार के हो सकते हैं। लोक निगम 3 प्रकार के होते हैं। एक सरकारी निगम प्रकार, टाइप ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन,
सरकारी निगम, दूसरा मिश्रित निगम, और तीसरा निजी निगम, या उसको हम व्यक्तिगत निगम कहते हैं। तीसरा व्यक्तिगत निगम। ये 3 प्रकार के होते हैं निगम। सरकारी निगम के अंतर्गत सरकारी निगम पर सरकार का नियंत्रण स्थापित होता है और निगम के जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा यह विधि द्वारा स्थापित होती है, संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित होती है। तो ऐसे निगम को हम सरकारी निगम की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे कि भारतीय एयरलाइंस निगम, भारतीय एयरलाइंस निगम, राज्यीय व्यापार निगम, हथकरघा उद्योग निगम इत्यादि, ये सब सरकारी निगम हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, इसी तरह से विभिन्न निगमों की स्थापना की गई है सरकार के द्वारा। तो ये सरकार का सरकारी निगम होता है, क्योंकि इस पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण स्थापित होता है। वहीं जो मिश्रित निगम होता है, मिश्रित निगम के अंतर्गत पूंजी तो सरकार की लगती है, पूंजी किसकी लगती है? सरकार की लगती है, लेकिन उस पर व्यक्तिगत नियंत्रण स्थापित होता है। इसमें सरकार अपनी पूंजी लगाती है, लेकिन उस निगम का नियंत्रण व्यक्तिगत हाथों में होता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यह क्या है? यह मिश्रित निगम है। तो मिश्रित निगम में सरकार और व्यक्तिगत दोनों को मिलाकर हम सरकार, यानी कि सरकारी पूंजी और व्यक्तिगत प्रबंध दोनों को मिलाकर हम मिश्रित निगम कहते हैं, या मिश्रित, दोनों को मिलाकर मिश्रित निगम होता है। वहीं जो व्यक्तिगत निगम होता है, जो व्यक्तिगत प्राइवेट कारपोरेशन जो होता है, वह निजी व्यवसायियों के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन यह भी विधि सम्मत स्थापित किया जाता है। यानी कि जो प्राइवेट निगम होते हैं, यह भी सरकारी अधिनियमों के अंतर्गत ही स्थापित किया जाता है। नियम का फॉलो किया जाता है, उसी के नियम के अनुसार, सरकारी नियम के अनुसार ही बनाया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से यह व्यक्तिगत होता है और व्यक्तिगत उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, व्यक्तिगत लाभ के आधार पर किया जाता है। जबकि जो सरकारी निगम होता है, इसका आधार लाभ भी होता है और समाज सेवा भी होता है। समाज सेवा भी इसका आधार क्या होता है? समाज सेवा होता है, और इसका आधार लाभ भी होता है। जैसे कि यदि निगमों में किसी सरकारी निगम में किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन यदि प्राइवेट निगम में किसी प्रकार का नुकसान होता है, किसी प्रकार का व्यापारिक या आर्थिक नुकसान होता है, तो जो व्यवसायिक होते हैं वह अपने प्रतिष्ठान को, अपने निगम को बंद कर सकते हैं। लेकिन राज्य निगम या सरकारी निगम के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट निगम में हम देख सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, यह पूर्ण रूप से प्राइवेट निगम है। ओबेरॉय होटल्स, सिंधिया नेविगेशन, ये विभिन्न प्रकार के प्राइवेट निगम बनाए गए हैं, निजी व्यक्तियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा ये बनाए गए हैं। इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन सरकारी कानून के अनुसार ही यह प्रशासित होता है। जबकि जो सरकारी निगम होता है वह सरकार के नियंत्रण में होता है। आइए देखते हैं अब रचना के आधार पर निगम कितने प्रकार का होता है। रचना के आधार पर निगम कितने प्रकार का होता है? तो रचना के आधार पर निगम 2 प्रकार का होता है। रचना के आधार पर निगम 2 प्रकार का होता है। पहला है कानूनी निगम, और दूसरा है कानूनेतर निगम। जो कानूनी निगम होता है यह विधि द्वारा स्थापित किया जाता है, यानी कि संसद के द्वारा स्थापित किया जाता है। राज्य के विधानसभा के द्वारा स्थापित किया जाता है। यह अधिनियमों के अंतर्गत एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, विशेष अधिनियमों के अंतर्गत जो निगम स्थापित किया जाता है वह कानूनी निगम होता है। कानूनेतर निगम का मतलब होता है कि ऐसे निगम जो कार्यपालिका के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, कार्यपालिका के आदेश के द्वारा जो निगम स्थापित किए जाते हैं वह कानूनेतर निगम होता है। आइए अब निगम के लाभ और हानि को देखते हैं कि लोक निगम से हमें लाभ क्या होते हैं और हानियां क्या होती हैं।
आइए अब लोक निगम के लाभ और हानि को जानते हैं। लोक निगम से हानि क्या होती है, लोक निगम से लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। लाभ, क्योंकि लोक निगम एक स्वायत्त संस्था होती है और सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। यदि किसी संस्था के ऊपर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो उस संस्था के द्वारा कोई भी कार्य शीघ्रता से संपादित नहीं किए जा सकते हैं, विलंब होता रहता है, क्योंकि उसमें नौकरशाही पनपती है, लाल फीताशाही पनपती है और पब्लिक के जो कार्य होते हैं वो बहुत विलंब से संपादित होते हैं। लेकिन जब किसी संस्था को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया जाता है, सहायता प्रदान कर दी जाती है, तो वह अपने सारे कार्य को अपने स्तर से निपटाती रहती है। जैसे कि परिवहन से संबंधित या भारतीय जीवन बीमा से संबंधित जितने भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को इन्हीं के द्वारा सुलझाया जाता है। सरकार का मुंह नहीं देखना होता है, तो इससे कार्यों में शीघ्रता आती है, कार्यों में पारदर्शिता आती है, कार्यों में विलंब नहीं होता है और यह नौकरशाही के दबाव से मुक्त होती है, राजनीतिक दबाव से मुक्त है। क्योंकि जब किसी संस्था के ऊपर राजनीतिक दबाव होता है तो वह संस्था कोई भी कार्य अच्छी तरह से संपादित नहीं कर पाती है। तो चूंकि लोक निगम राजनीतिक दबाव से मुक्त होता है, यह खुलकर कार्य करती रहती है। निजी उद्योगों की भांति यह संचालित और इसका संचालन निजी उद्योगों की भांति होता है। चूंकि इस पर सरकारी नियंत्रण कम होता है, सरकारी नियंत्रण कम होता है, इसलिए यह निजी उद्योगों की भांति अपने संस्था का संचालन करती रहती है, अपने लाभ और हानि का कैलकुलेशन करती रहती है और लाभ को दृष्टि में रखकर अपने कार्यों को संपादित करती रहती है, यानी कि व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करती रहती है। व्यापारिक नीतियां बनाने के लिए इसको सरकार का मुंह नहीं देखना पड़ता है, कार्यपालिका का या संसद का मुंह नहीं देखना पड़ता है। एक बार जब निगम बना दिया जाता है तो वह अपने कार्य क्षेत्र में, अधिकारी क्षेत्र में कार्य और क्षेत्राधिकार के संबंध में नीतियां बनाती रहती है, कानून बनाते रहते हैं और उस नीतियों और कानून के अनुसार लोक निगमों का संचालन करते रहते हैं। लोक निगम में दक्षता तथा मितव्ययिता होती है। दक्षता, इनके जो अधिकारी होते हैं ये कार्यकुशल होते हैं, अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, अपने क्षेत्र के जानकार होते हैं, अनुभवी होते हैं और इसके कारण निगम के कार्य क्षमता में दक्षता आती है और इसके कारण निगम के कार्यों में दक्षता आती है। और साथ ही साथ यह मितव्ययी होते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और लाभ कमाकर अपने संस्था के हित में ही कार्य करते रहते हैं और जो धन आता है उससे निगम का ही विकास होता है या निगम के फंड में ही वह धन रहता है। तो यह मितव्ययी होते हैं। आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करना, जो लोक निगम होता है वह आर्थिक नीतियां बनाता है, आर्थिक नीतियों को बनाकर क्रियान्वित करता है और लाभ अर्जित करता रहता है, उद्देश्यों की पूर्ति करता रहता है। आर्थिक नीतियों के संबंध में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। आइए हम हानि को देखते हैं। लोक निगम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार की समस्या बनी रहती है। कभी कभी निगम और सरकारों के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर समस्या उत्पन्न हो जाती है और यह निगम जो होती है केवल व्यापारिक कार्य करती है। व्यापारिक कार्यों के अलावा यह किसी प्रकार का कार्य नहीं करती है, किसी प्रकार का लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करती है, जनता को निःशुल्क सेवाएं प्रदान नहीं करती है। यदि यह जनता को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करती है तो उसके बदले में यह जनता से शुल्क वसूलती है। तो यह केवल व्यापारिक संस्था के लिए बनाई जाती है, व्यापारिक कार्यों के लिए बनाई जाती है। इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता रहता है या मंत्री का हस्तक्षेप होता रहता है। चूँकि कार्यपालिका समय समय पर नीतिगत नियमावली तैयार करती है, नीतिगत नियमावली तैयार करके वह निगमों को भी प्रेषित कर देती है। तो निगमों के ऊपर कार्यपालिका का भी हस्तक्षेप होता है। निगम का जो मंत्री होता है, मंत्री भी सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करता रहता है। मंत्री निगमों को आदेश देता रहता है, निर्देश देता रहता है। तो कभी कभी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है कि जो मंत्री है और निगम है, मंत्री और निगम के बीच किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाए या कार्यपालिका का अत्यधिक नियंत्रण स्थापित हो जाए। तो इस प्रकार की समस्याएं निगमों में देखने को मिलती हैं। तो इस तरह लेकिन फिर भी निगम सरकार के द्वारा या विधि द्वारा स्थापित निकाय होती है जो व्यापारिक उद्देश्यों को पूर्ति करती रहती है। आइए हम देखते हैं निगम और विभाग में क्या अंतर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको विभाग के बारे में बताया था, इस वीडियो में निगम के बारे में बताया था। तो विभाग और निगम को लेकर भ्रांतियां उत्पन्न होती रहती हैं कि निगम क्या है और विभाग क्या है। हम आपको निगम और विभाग में अंतर बताएंगे कि निगम और विभाग में अंतर क्या होता है। देखिए, निगम और विभाग में पहला यह अंतर होता है कि निगमों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है।
स्वायत्तता प्रदान की जाती है, जबकि इनको स्वायत्तता प्रदान नहीं की जाती है। यह पूर्ण रूप से सरकार के अधीन रहता है, सरकार के अधीन रहता है। निगमों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है, यह सरकार के अधीन रहता है। दूसरा अंतर यह होता है, यानी कि निगम को स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है, जबकि विभाग जो होता है जैसे कि रक्षा विभाग, रेलवे विभाग, यह पूर्ण रूप से सरकार के अधीन रहता है, इसको स्वायत्तता प्रदान नहीं की जाती है। और निगम के ऊपर संसद का या राज्य विधानसभाओं का की दूसरा अंतर है कि निगम के ऊपर संसद या विधानसभा का या विधानमंडल का नियंत्रण जो होता है वह नाम मात्र का होता है, मामूली नियंत्रण होता है, जबकि विभाग पर पूर्ण नियंत्रण होता है। विभाग के ऊपर संसद का या विधानसभा का या विधानमंडल का या सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। तीसरा अंतर यह होता है कि जो लोक निगम होता है उसकी सफलता और असफलता वार्षिक आय व्यय के आधार पर तैयार की जाती है। वार्षिक आय व्यय के आधार पर तैयार कर दी जाती है। वार्षिक आय व्यय के आधार पर तैयार की जाती है, यानी कि कार्यों की सफलता वार्षिक लाभ हानि के आधार पर तय की जाती है कि कितना लाभ होता है, कितना हानि होता है। जबकि जो विभाग होता है, विभागों की सफलता का आधार दैनिक क्रियाएं होती हैं। विभागों की सफलता का आधार दैनिक कार्यों से लिया जाता है। यह प्रतिदिन की जो कार्य करती रहती है उस कार्यों में सफल होती है तो इनको विभाग को लाभ होता है, यदि असफल होती है तो विभाग को हानि होती है। तो ये दैनिक क्रियाकलापों के द्वारा इसकी सफलता आधारित होती है। इसकी सफलता का आधार दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन निगम के सफलता का आधार वार्षिक क्रियाकलाप होते हैं। वार्षिक लाभ हानि को देखा जाता है, वार्षिक आय व्यय को देखा जाता है। निगम के अंतर्गत चौथा अंतर है, निगम के अंतर्गत स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग होता है। स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग होता है निगम के अंतर्गत। स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग यानी कि निगम जो होती है अपने सेवकों की भर्ती स्वयं करती है, सेवकों के संबंध में नीतियां स्वयं बनाती है, सेवा शर्तें स्वयं बनाती है, वेतन और पदोन्नति पारिश्रमिक व्यवस्था स्वयं यह बनाती है, लोक निगम स्वयं निर्धारित करती है। लेकिन विभाग के संबंध में ऐसा नहीं होता है। विभाग में जितने भी कर्मचारी होते हैं सब लोक सेवक होते हैं, सब सबकी भर्ती सरकार के द्वारा की जाती है। सरकारी नियम होता है, सरकारी सेवा शर्तों के आधार पर उनको पदोन्नति, वेतन, पारिश्रमिक तय किया जाता है। निगम के अंतर्गत लचीलापन पाया जाता है। लचीलापन यानी कि यह समयानुसार विधियां बनाती रहती है, लेकिन ये इसमें लचीलापन नहीं, लेकिन विभाग के अंतर्गत लचीलापन नहीं पाया जाता है। इसमें कठोरता पाई जाती है। एक बार जो नियम बन गया वह विभाग उसी नियम पर कार्य करती रहती है। लेकिन निगम के अंतर्गत एक बार नियम बनता है तो नियम घटते बढ़ते रहते हैं, नियमों में संशोधन होता रहता है। जैसे कि परिवहन निगम ने कभी भाड़े में वृद्धि कर दी तो उसको घटा भी दिया। इसी तरह से LIC ने कभी अपने प्रीमियम बढ़ा दिए तो कभी घटा भी दिया। तो इस तरह से निगम की जो विधियां होती हैं, कार्यशैली होती है, उसमें लचीलापन पाया जाता है, जबकि विभाग के अंतर्गत लचीलापन नहीं पाया जाता है। यह विभागों के कार्य जो होते हैं नियमानुसार होते रहते हैं। छठा अंतर होता है कि इनकी जो ऑडिट होती है, ऑडिट लेखा जोखा का परीक्षण, निगमों का जो ऑडिट होती है वह विशेष अभिकरणों के द्वारा होती है, लेकिन जो विभाग की ऑडिट होती है वह सरकारी ऑडिट होती है। इनकी ऑडिट जो होती है सरकार के द्वारा ऑडिट होती रहती है। छठा अंतर। सातवां अंतर यह होता है कि निगमों को अभियुक्त बनाया जा सकता है, यानी कि यदि व्यक्ति और निगम से किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो निगम को अभियुक्त बनाया जाता है और निगम क्षतिपूर्ति भी व्यक्ति को दे सकती है। निगम व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भी दे सकती है, यानी कि व्यक्ति के नुकसान की भरपाई निगमों के द्वारा किया जाता है, जबकि विभाग में ऐसा नहीं होता है। विभाग में यदि
किसी विभाग में कोई त्रुटि होती है या व्यक्ति को लेकर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति की क्षतिपूर्ति सरकार के द्वारा किया जाता है, विभाग के द्वारा नहीं किया जाता है। तो विभाग को अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है, विभाग को वादी नहीं बनाया जा सकता है, जबकि लोक निगमों को हम वादी बना सकते हैं। लोक निगमों के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण नामात्र का होता है, जबकि विभाग पूर्ण रूप से राजनीतिक नियंत्रण के ही अधीन होते हैं। लोक निगमों के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण नहीं होता है, बहुत नामात्र का होता है। लेकिन जो विभाग होते हैं, विभागों पर पूर्ण रूप से राजनीतिक नियंत्रण होता है, वह राजनीतिक नियंत्रण के अंतर्गत ही कार्य करते रहते हैं। जो लोक निगम होता है वह विधि द्वारा स्थापित होता है, यह निगम विधि के द्वारा स्थापित होता है। लेकिन जो विभाग होता है यह कार्यपालिका के आदेश के द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है या संसद के द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी अंतर है कि जो लोक निगम होता है वह अपने कार्यशैली के संबंध में, कार्य संचालन के संबंध में, व्यापारिक क्षेत्रों के लिए, व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए नियम स्वयं बनाते रहते हैं, लेकिन विभाग सरकारी नियमों के अनुसार कार्य करता रहता है। तो इस तरह से लोक निगम और विभाग में महत्वपूर्ण अंतर है। विभाग अलग है, लोक निगम अलग है, लेकिन दोनों ही सूत्र अभिकरण है। विभाग भी सूत्र अभिकरण है और लोक निगम भी सूत्र अभिकरण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वतंत्र नियामकी आयोग और बोर्ड। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।